फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज चल रही है उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट कर दिया था। अब हम डिस्कस करेंगे आगे के जो किंग्स है गुप्ता डायनेस्टी के, उनके बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने श्रीगुप्त के बारे में देखा था, घटोत्कच के बारे में देखा था, उसके बाद में चंद्रगुप्त वन और समुद्रगुप्त के बारे में देखा था, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस वगैरह वो भी डिटेल में डिस्कस किया था। अब जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में। तो इसके साथ में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं अनअकैडमी पे अब लाइव क्लासेस लेती हूँ, स्पेशल लाइव क्लासेस लेती हूँ जो कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप वहाँ पे जाके मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। वहाँ पे मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ 12 फरवरी से, हिस्टोरिकल सोर्सेज से। और यदि आप लाइव मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज होती हैं, कमीशंस होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, एमपीपीएससी, उनके बारे में भी डिस्कस करने वाली हूँ, उनसे भी रिलेटेड लेक्चर्स बनाने वाली हूँ। तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर डिस्कशन और एडिटोरियल डिस्कशन वो भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हम गुप्ता डायनेस्टी से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी यदि आप अनअकैडमी पे भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो समुद्रगुप्त थे, उन्होंने यहाँ तक की टेरिटरीज को अपने किंगडम का पार्ट बना लिया था। और यहाँ पे ये जो ईस्टर्न वाला पार्ट था, वहाँ के भी काफ़ी सारे किंगडम्स को सब्जुगेट कर लिया था, सबऑर्डिनेट बना लिया था गुप्ता किंगडम का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ये जो कि एक साफ सत्रप कहलाता था। यदि आप एमपीपीएससी की मेरी सीरीज देख रहे हैं और वहाँ पे यदि आपने मेरी हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे रूल था साफ डायनेस्टी का। साफ रूलर्स यहाँ पे रूल करते थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। और उनको किसने डिफीट किया था और इस टेरिटरी को किसने कॉन्कर किया था उनसे? तो कॉन्कर किया था चंद्रगुप्त टू ने। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त टू के बारे में। यदि हम चंद्रगुप्त टू की बात करें तो माना जाता है कि समुद्रगुप्त और दत्ता देवी इनके बेटे थे। दत्ता देवी का नाम हम पहले भी सुन चुके हैं। जो समुद्रगुप्त का एरन इंस्क्रिप्शन है उसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त की शादी हुई थी दत्ता देवी से। जो चंद्रगुप्त टू है, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू ये सबसे इंपॉर्टेंट किंग है गुप्ता डायनेस्टी के। और जो गुप्ता डायनेस्टी अपने जेनिथ पे जब थी तो इन्हीं का रूल था। ओके, तो ये दोनों किंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये टाइटल देख रहे हैं आप, विक्रमादित्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइटल है। कभी आपने कहानियाँ सुनी होगी विक्रम बैताल की, जिसमें हम सुनते हैं कि उज्जैन के किंग थे विक्रमादित्य। वो एक माइथोलॉजिकल फिगर है, बट माना जाता है कि शायद वो जो विक्रमादित्य थे वो यही थे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट किंग है चंद्रगुप्त टू। इनसे रिलेटेड काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, काफ़ी सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं जो उज्जैन में चलती हैं। ऐसा माना जाता है कि 1st सेंचुरी BC AD के अंदर वहाँ पे कोई किंग विक्रमादित्य का रूल था। बट यदि हिस्टोरिकल सोर्सेस और सारी चीज़ों को देखा जाए तो ये कहा जाता है कि शायद चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य को ही विक्रमादित्य कहा जाता था। तो वो विक्रम बेताल की जो स्टोरी है वो इन्हीं से रिलेटेड है। यदि हम इनके टाइम की बात करें तो अराउंड 40 ईयर्स का रूल था इनका। 375 से लेकर 415 AD तक इन्होंने रूल किया है। इनके समय पे जो गुप्ता एम्पायर था वो अपने जेनिथ पे था। गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता था इसको। देखिए, हम इसको गोल्डन एज क्यों कहते हैं? समुद्रगुप्त ने कॉन्कर किया, पॉलिटिकल यूनिटी स्टैब्लिश करी, सारे टेरिटरी को अपनी किंगडम का पार्ट नहीं बनाया, बट एक सब्जुगेशन, सबऑर्डिनेशन के तौर पे किंग्स गुप्ता डायनेस्टी के अंडर काम करने लगे। तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। और उसके बाद में अलग अलग फील्ड में, आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल वाली जो फील्ड हो गई, साइंस की फील्ड हो गई, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड हो गई, इन सारी फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। लिटरेचर की फील्ड हो गई। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडिया। और ये जो गोल्डन एज ऑफ इंडिया की जो नींव थी वो रखी गई थी कुशान्स के टाइम पे। जो कुशान्स थे उनके समय पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फील्ड में काफ़ी काम हुआ। हम गंधार स्कूल ऑफ आर्ट देखते हैं, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट देखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो कुशान्स थे उन्होंने हाईएस्ट क्वालिटी के गोल्ड कॉइन इशू करे थे। तो
काफ़ी कुछ जो इसका जो नींव थी गोल्डन एज की, वो कुशांस के समय रख दी गई। फिर उसके बाद में समुद्रगुप्त ने बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करा, कॉन्क्वेस्ट करा, अलग अलग किंगडम्स को अपनी टेरिटरी का पार्ट बना लिया। और उसके बाद में एक बोल सकते हैं कि एक ऐसा टाइम जब इंडिया में हर फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ, वो स्टार्ट हो गया चंद्रगुप्त के टाइम पे। ओके, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, मॉडर्न डायनेस्टी के चंद्रगुप्त के साथ मत कंफ्यूज करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। ये एक एबल रूलर थे, कॉन्करर थे, और इन्होंने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स करी थी अपनी लाइफ में। ओके, यदि हम बात करें इनकी पॉलिसीज़ की, तो इन्होंने जो इनके फादर की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी उसी को यूज़ किया, उसी के तहत ये आगे बढ़े, और इन्होंने कुछ दूसरी टेरिटरीज़ को भी अपने किंगडम का पार्ट बनाया, अपना टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किया। जैसे कि हम वेस्टर्न क्षत्रप की बात कर चुके हैं, जहाँ पे साक्स का रूल था, उसको भी इन्होंने अपने किंगडम के अंदर इंक्लूड कर दिया। ओके, यदि हम बात करें चंद्रगुप्त टू के समय कल्चर की, आर्ट की, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, रिलीजन, एस्ट्रोनॉमी, इस समय इन सारी फील्ड्स में बहुत काम आया हुआ है। गोल्डन एज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉस्पेरिटी, गोल्डन एज का मतलब कि हर फील्ड में इंडिया ने उस समय काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, काफ़ी उभर के आया इंडिया हर फील्ड के अंदर। ओके, गोल्डन एज का मतलब कभी ये नहीं होता है कि टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट हो गया या काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तब उस समय कुछ अलग तरीके का डेवलपमेंट हुआ हो, तो वो चीज़ हम यहीं पे देखते हैं कि गुप्ता टाइम पे गोल्डन एज हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग फील्ड में यहाँ पर काम हुआ। हम देखते हैं कि फायन चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो उसी समय इंडिया आए थे, इंडिया में 6 ईयर के अराउंड रहे थे। इन्होंने अपनी बुक में विक्रमादित्य के बारे में कई बार लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। तब हम हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने पायन की बुक के बारे में भी पढ़ा था। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ थी उनके बारे में बहुत कुछ मेंशन है, और उसमें विक्रमादित्य के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम पे ही इंडिया आए थे और ऑलमोस्ट 6 ईयर्स ये इंडिया में रहे थे। इन्होंने काफ़ी कुछ बुद्धिस्ट रिलीजियस अफेयर्स के बारे में लिखा है, बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में लिखा है, बट इन्होंने एक आइडलाइज्ड पिक्चर बताई है गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की। ऑल दो बहुत कुछ जो बातें इस बुक में कही गई हैं वो एक के रियलिटी से काफ़ी दूर वाली चीज़ें हैं, एक मतलब रियलिस्टिक नहीं है, कुछ एक बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लिखा गया है, तो हम बहुत ज़्यादा इस बुक की बातों पे बिलीव नहीं करते, बट स्टिल हमको कुछ अकाउंट्स इस बुक से मिलते हैं, कुछ हिस्टोरिकल बातें इस बुक से हमको पता चलती हैं। यदि हम बात करें समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त टू की, तो इनके बीच में एक किंग आए थे जिनका नाम रामागुप्त। ऑल दो ये जो किंग है रामागुप्त, इनकी एग्जिस्टेंस को लेकर अभी भी काफ़ी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि ये थे भी कि नहीं थे, क्योंकि एग्जैक्टली हमको नहीं पता, इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोर्सेज के अंदर मेंशन नहीं है। तब हम विशाख दत्त की एक बुक है देवी चंद्रगुप्तम, ये एक ड्रामा था जो उन्होंने लिखा था, देवी चंद्रगुप्तम, जिसके अंदर हमको रामगुप्त का मेंशन मिलता है। हमको इस बुक में पता चलता है, इस सोर्स से पता चलता है कि समुद्रगुप्त को सक्सीड किया था उनके बेटे रामागुप्त ने, जिनका रूल अराउंड 370 से लेकर 375 एडी के बीच का होगा। ये बात हमको इसी बुक से पता चलती है। ये जो रामागुप्त है इनका मेंशन सिर्फ और सिर्फ हमको विशाख दत्त के ये ड्रामा में ही देखने के लिए मिलता है। ऑल दो ये ड्रामा कहीं लॉस्ट हो चुका है, बट इस ड्रामा के जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो पैसेजेस हैं, उसको कंजर्व किया है बाहर के कुछ राइटर्स ने। ओके, जैसे कि अभिनव भारती एक बुक है, उसके अंदर आपको इसके बारे में मिलेगा, श्रृंगार प्रकाश, नृत्य दर्पण, नाटक लक्षणम, रतन कोश। तो अलग अलग बुक्स में आपको रामागुप्त के बारे में सुनने मिलता है, बट उस समय का इसके अलावा कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे हमको रामागुप्त के बारे में पता चले। इसमें ये बताया जाता है देवी चंद्रगुप्तम में कि समुद्रगुप्त के बेटे थे रामागुप्त, जिन्होंने सक्सीड करा था समुद्रगुप्त को। 5 ईयर का इनका रूल था, बट ये काफ़ी ज़्यादा वीक किंग थे, इतने स्ट्रॉन्ग किंग नहीं थे। और इनके समय पे जो साख, जो हमने वेस्टर्न क्षत्रप के बारे में पढ़ा, उन्होंने इन्वेट करा था इनकी टेरिटरी को। तो जो रामागुप्त थे, इनके एक मिनिस्टर ने इनको सजेस्ट किया कि आप साक्स को फेस मत करिए, वो बहुत पावरफुल हैं, एक काम करिए कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, और वो कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे आप अपनी जो क्वीन है ध्रुव देवी एनिमीज़ को दे दीजिए।
और पीस क्रिएट करिए। ओके, बट जो यंगर ब्रदर थे चंद्रगुप्त टू, रामागुप्त के छोटे भाई थे, उन्हें ये चीज़ मंजूर नहीं थी। उन्होंने इसको एक डेरोगेटरी के तौर पे लिया, डिसऑनरेबल कैपिटुलेशन के तौर पे लिया, और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरीके से जो इनकी सिस्टर इन लॉ है इनको प्रोटेक्ट करूंगा और वापस साक्स से लेकर आऊंगा। तो ये खुद साक्स के कैंप में गए, वहाँ पे डिस्गाइज्ड वे में एज ध्रुव देवी, और जो इनके एनिमीज थे उनको किल कर दिया। ओके, तो ये साक्स के कैंप में गए, ध्रुव देवी की जगह पे ये खुद वहां पर पहुंच गए डिस्गाइज्ड वे में, और उन्होंने जो साक किंग थे उनको किल कर दिया, और वेस्टर्न क्षत्रप इस तरीके से इनकी किंगडम का पार्ट बन गया। और जो इनकी सिस्टर इन लॉ थी ध्रुव देवी, इनसे चंद्रगुप्त टू ने शादी कर ली और अपने ब्रदर रामगुप्त को भी मार दिया। ओके, तो ये कहानी इनके बारे में इम्पॉर्टेंट है, कहा जाता है। बट अभी इसको लेकर अभी भी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं कि ऐसा कोई फिगर हिस्ट्री में एग्जिस्ट भी करता था कि नहीं करता था रामागुप्त जो बताया गया है। हम देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने वास्ट एम्पायर क्रिएट किया। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था वो समुद्रगुप्त के टाइम हुआ, नेपोलियन कहा जाता था उनको। बट चंद्रगुप्त टू ने वो जो डिफिकल्ट टास्क था एक एम्पायर को बिल्ड करने का, इन्होंने अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करा और चंद्रगुप्त टू ने उसको एक एम्पायर के रूप में बिल्ड करा। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा चंद्रगुप्त टू ने एक पॉलिटिकल यूनिटी बनाए रखने के लिए, एक एम्पायर को बिल्ड करने के लिए, और सारे किंग्स उनके सबॉर्डिनेशन को एक्सेप्ट करें इस चीज़ के लिए। ओके, जो समुद्रगुप्त की जो स्ट्रेटेजी थी वो गाइड करती थी थ्रू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, और उन्हें ये चीज़ का रियलाइजेशन था कि हम इतनी बड़ी टेरिटरी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसलिए हमको जो हमारी बॉर्डर के आसपास के किंगडम्स हैं सिर्फ उन्हीं को कॉन्कर करना चाहिए, उन्हीं के ऊपर अपना एनेक्सेशन करना चाहिए। बाकी जो दूसरे किंग्स हैं वो यदि हमारी सिजनिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो ही बहुत है। यदि वो हमारी सिजनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो ही हमारे लिए बहुत है, वो ही हमें चाहिए। हमारा ये कोई मोटिव नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करें, क्योंकि ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते थे कि यदि हम बहुत बड़ी टेरिटरी को कॉन्कर कर लेंगे तो उस टेरिटरी को कंट्रोल कर पाना, इतनी बड़ी टेरिटरीज को एडमिनिस्ट्रेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उस समय आज की तरह काफ़ी सारे कम्युनिकेशंस के वे नहीं थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी इस तरीके की कि हर जगह फ़ोन लगा के बात करी जा सके, हर चीज़ को डील करी जा सके। यदि आपको मध्य प्रदेश से कर्नाटका जाना हो तो आपके 10 दिन 1 महीना तक लग जाता था लोगों को, क्योंकि पैदल चल के जाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ों के कारण बहुत डिफ़िकल्ट था इतने बड़े टेरिटरी को कंट्रोल कर पाना, एडमिनिस्ट्रेट कर पाना। इसलिए ये जो गुप्ता डायनेस्टी थी इन्होंने एक स्मार्ट डिसीजन लिया और किंग्स को अपना सबॉर्डिनेट बनाया, उनकी टेरिटरी को एक्वायर नहीं किया। ओके, और यही सबसे बड़ा हमको डिफरेंस देखने मिलता है मौर्यंस के बीच में और गुप्तास के बीच में। ओके, इनकी जो हम वहाँ पे पढ़ते हैं मौर्यंस के टाइम पे डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इन्होंने किसी भी चीज़ को सेंट्रलाइज नहीं करा, पीडियट्रीज का रोल बहुत बढ़ गया। बट हम जब इनके बारे में पढ़ते हैं मॉर्यंस के बारे में तो हम देखते हैं कि पीडियट्रीज नाम की ऐसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नहीं थी। जो गवर्नर्स होते थे वो इम्पॉर्टेंट होते थे, वो अपना रूल किसी भी स्टेट के ऊपर रखते थे। गुप्तास ने अपने मिलिट्री पावर को यूज़ करके अपनी पॉलिटिकल मशीनरी को काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर इस्टेब्लिश कर लिया। काफ़ी सारे स्टेट्स ने उनकी सजर्निटी को, उनके सब ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया, और इसी तरीके से गुप्ता एम्पायर एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर के रूप में इमर्ज हुआ। हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त टू थे इन्होंने मैरिज अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंसेस और कॉन्क्वेस्ट, इन दोनों वेज का यूज़ करा अपनी टेरिटोरियल पावर और किंगडम को एक्सटेंड करने के लिए। इन्होंने अपनी बेटी प्रभावती, इनकी डॉटर थी, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, प्रभावती इनकी जो डॉटर थी, इनकी शादी की थी वकाटक प्रिंस से। यदि आप ये मैप देख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर रीजन में रूल था वकाटक डायनेस्टी का। वकाटक डायनेस्टी के किंग से शादी करी थी चंद्रगुप्त टू ने अपनी बेटी प्रभावती की। और हम देखते हैं कि जो प्रभावती के जो हस्बैंड थे और वकाटक डायनेस्टी के जो प्रिंस थे, उनकी
डेथ काफ़ी कम एज में हो गई, बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई, और अपने यंग सन को रिप्रेजेंट करने लगी प्रभावती। ओके, तो ये इनकी रेजेंट बन गई और अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगी अपने बेटे की जगह पे। और कहीं ना कहीं प्रभावती के रूप में चंद्रगुप्त टू का इस पर्टिकुलर टेरिटरी पे भी रूल स्टार्ट हो गया। इनडायरेक्ट रूल था, डायरेक्ट रूल तो था नहीं, वकटक डायनेस्टी का रूल था, बट इनडायरेक्टली चंद्रगुप्त टू का यहाँ के पॉलिसी मैटर में, यहाँ के पॉलिटिकल मैटर में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस था थ्रू हर डॉटर प्रभावती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनडायरेक्टली इन्होंने वकाटक किंगडम को भी अपना सबऑर्डिनेट बना लिया था, वहाँ पे इनडायरेक्टली इन्हीं का रूल था। इसके अलावा हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त टू, हमने देखा कि साक्स को इन्होंने डिफीट किया। रुद्रसेन थ्री लास्ट साक किंग थे, जितने भी क्षत्रप्स थे उसमें लास्ट साक किंग रुद्रसेन थ्री, इनको डिफीट करके साक डायनेस्टी को पूरी तरीके से इंडिया से खत्म कर दिया था चंद्रगुप्त टू ने। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट साक किंग कौन थे इंडिया के? रुद्रसेन थ्री। ओके, ये जो मैप दिख रहा है आपको, इसमें आपको टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखने मिल रहा होगा। ये सबसे पहले जो किंग्स थे उन्होंने जो एक्वायर करी थी टेरिटरी, श्रीगुप्त हो गए, उसके बाद में चंद्रगुप्त वन हो गए, इन लोगों की जो टेरिटरी थी। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने ये टेरिटरी को कॉन्क्वेस्ट किया और इस रीजन में अपने वैसल्स वगैरह बना दिए, मतलब कि फ्यूडेटरीज वगैरह के थ्रू रूल किया इस रीजन के अंदर भी। फिर हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त का कुछ इनडायरेक्ट रूल था इस एरिया में, बट हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त आके इस पूरी टेरिटरी को अपने किंगडम का पार्ट बना लेते हैं और यहीं पे आता है वेस्टर्न क्षत्रप। और यहाँ के लास्ट किंग कौन थे? रुद्रसेन थ्री। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त टू ने वेस्टर्न क्षत्रप वाले रीजन में यदि रूल स्टार्ट हो गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नर्मदा रिवर है, चंबल वाला ये जो पार्ट है ये मालवा रीजन कहलाता है। तो मालवा रीजन को इन्होंने कॉन्कर कर लिया, उज्जैन को इन्होंने कॉन्कर कर लिया और उज्जैन को इन्होंने अपनी सेकेंड कैपिटल बना लिया। मालवा उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस था और ये कमर्शियल हब था। ओके, नॉर्थ और साउथ को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था। मालवा का जो क्लाइमेट था वो बहुत अच्छा था, ऐसा पायन ने अपने अकाउंट के अंदर कहा गया है, वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड कहा जाता था मालवा के क्लाइमेट को। महापायन ने अपने अकाउंट में ये बात कही है। तो ये कमर्शियल हब था और इस समय काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश भी हुआ चंद्रगुप्त टू के समय पे। जब हम महाजन पद पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मगध के बाद में जो सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग महाजन पद था वो अवंती था, और अवंती काफ़ी इंपॉर्टेंट था गुप्तास के टाइम पे भी। तो यहाँ पे उज्जैन में इनका रूल हो गया और उज्जैन को इन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल बना दिया और चंद्रगुप्त टू काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना उज्जैन में स्पेंड करते थे। फायन जो ट्रैवलर थे वो इनके समय पे आए थे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में काफ़ी सारे आर्टिस्ट और स्कॉलर्स थे, इनके कोर्ट में नौरत्न थे जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो मालवा पे जो विक्ट्री थी उसके थ्रू चंद्रगुप्त टू को काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिली, ये कमर्शियल हब भी बन गया। और जो फायान थे उन्होंने मालवा वाले रीजन में ही विजिट किया था। इसके अलावा यदि हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो चंद्रगुप्त टू से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है मेहरुली आयरन पिलर। ये जो मेहरुली आयरन पिलर है ये चंद्रगुप्त टू के समय का है। एक खासियत ये है कि ये आयरन का पिलर है, 99% जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो आयरन से हुआ है, बट अभी तक इसके ऊपर जंग नहीं लगा है, रस्ट रेसिस्टेंस कंपोजिशन है इसका। तो ये काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि ऑलमोस्ट 16 ईयर के बाद भी इस पर अभी तक जंग नहीं लगा है। ओके, यदि हम इसकी बात करें तो इसका वेट है अराउंड 6614 LBS। कहा जाता है कि शायद ओरिजिनली ये जो पिलर था ये उदयगिरी केव्स विदिशा में आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है केव्स। ये उदयगिरी केव्स के सामने शायद ये था, उसके आउटसाइड पे ये पिलर होगा जिसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया था मेहरुली दिल्ली सल्तनत के किंग के द्वारा, ऐसा माना जाता है। यदि हम इस पिलर की बात करें तो इस पर बताया गया है कि वांगा कंट्रीज मतलब कि जो गंगा वाला जो पार्ट है, गंगा डेल्टा वाला जो रीजन है वेस्ट बंगाल, वहाँ के जो किंग्स थे उनको डिफीट करके उस टेरिटरी को कॉन्कर किया था चंद्रगुप्त टू ने। ये बात हमको पता चलती है इस पिलर इंस्क्रिप्शन से। इसके अलावा पता चलता है कि वहलिकास एक ट्राइब थी
जो कि सिंधु इंडस रिवर वाला जो पार्ट है, उसकी जो ट्रिब्यूटरी वाला पार्ट है, वहाँ पे थी। इस रीजन को भी इन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि इन्होंने सदर्न सी तक अपनी फेम को स्प्रेड करा, वहाँ तक इन्होंने अपने रूल को एक्सपैंड करा। इसके अंदर ये भी कहा गया है कि इन्होंने एकाधी राज्य, मतलब एक यूनाइटेड किंगडम को स्टैब्लिश करा था थ्रू हिज एबिलिटी ऑफ हिज आर्म्स, प्रॉप्स ऑफ हिज आर्म्स के थ्रू इन्होंने एक यूनाइटेड किंगडम को स्टैब्लिश करा था, एक यूनाइटेड किंगडम बनाया था थ्रू द पावर ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट, थ्रू द पावर ऑफ हिज आर्म। इसके अलावा इस पिलर पे ये भी बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त टू थे ये विष्णु के फॉलोअर थे, विष्णुपद कहा गया है चंद्रगुप्त टू को। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इनसे रिलेटेड। इसके अलावा 2 इंस्क्रिप्शन हमको और मिलते हैं जो कि उदयगिरी में ही है। उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन जो कि गुप्ता एरा के अकॉर्डिंग 82 ईयर के अंदर लिखा गया था। ओके, तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, इसके अलावा एक और इंस्क्रिप्शन है उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, इसके अंदर कोई डेट नहीं दी हुई है। इन दोनों में बताया गया है कि जो वेस्टर्न वाला रीजन था, मतलब जो वेस्टर्न क्षेत्र वाला पार्ट था, उसको चंद्रगुप्त टू ने कॉन्कर किया था, उस पर विक्ट्री पाई थी। अब आता है कॉइनेज। गुप्ता पीरियड के कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको इन कॉइन से मिलती है। जैसे हमको समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है कि वो लिरिसिस्ट थे, उनको गाने का शौक था, वो वीणा बजाते थे, उनके कॉइन्स के थ्रू पता चलता है। वैसे ही हमारे लिए चंद्रगुप्त टू के कॉइन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रगुप्त टू ने जो गोल्ड कॉइन इशू किए जाते थे उसको कंटिन्यू रखा, जो उनके फादर ने जो कॉइन्स स्टार्ट करे थे वो इन्हीं के टाइम पे भी कंटिन्यू थे, जैसे कि सेप्टर कॉइन जो कि स्टैंडर्ड टाइप कॉइन माना जाता था, आर्चर टाइप कॉइन जिसके अंदर उनके एक हाथ के अंदर बो होता था, एरो होता था, वो वाला कॉइन। इसके अलावा टाइगर स्लेयर टाइप कॉइन, बट टाइगर स्लेयर टाइप और जो कॉइन था उसके ऊपर कुछ अलग तरीके से फिगर्स बनना स्टार्ट हो गए थे। तो इनका जो कॉइन था टाइगर स्लेयर कॉइन वो थोड़ा अलग था समुद्रगुप्त के कॉइन से। इसके अलावा इन्होंने थोड़े कुछ और कॉइन्स भी इशू करे, जैसे कि हॉर्समैन टाइप कॉइन और लायन स्लेयर कॉइन। ओके, हम देखते हैं कि इनके फादर का जो टाइगर स्लेयर कॉइन था उसके अलावा इन्होंने एक लायन स्लेयर कॉइन भी वो करा, स्टार्ट करा। लायन यदि आपको पता हो तो इंडिया के अंदर जो गिर नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में पड़ता है, वहीं पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये जो टेरिटरी देख रहे हैं इस रीजन में देखने मिलते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त टू ने इस पर्टिकुलर रीजन को कॉन्कर किया था, तो वो डेफिनेटली किसी लायन के कांटेक्ट में आए होंगे और उन्होंने उसको मारा होगा, जिसके बेसिस पे उन्होंने बाद में ये कॉइन इशू करा, जिसको बोला जाता है लायन स्लेयर कॉइन। और ये जो दोनों कॉइन थे, हॉर्समैन टाइप कॉइन और लायन स्लेयर कॉइन, ये इनके बेटे कुमारगुप्त वन जिनका इनके बाद रूल था, उन्होंने भी कंटिन्यू रखा। इन्होंने लायन स्लेयर टाइप कॉइन इशू करा और एक लेजेंड जो वर्ड उसके ऊपर यूज था वो था सिम्हा विक्रम। ओके, तो फादर ने जो कॉइन इशू करा था समुद्रगुप्त ने वो था टाइगर स्लेयर कॉइन, जो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे भी इशू करा जाता था और कंटिन्यूएशन में था। इसके अलावा लायन स्लेयर टाइप कॉइन इशू करा जिसके ऊपर चंद्रगुप्त टू के लिए वर्ड यूज किया था सिम्हा विक्रम। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमको कॉइन्स देखने के लिए मिलते हैं गुप्ता डायनेस्टी के, उस कॉइन के ऊपर सिर्फ फिगर ही नहीं बना रहता, उसके अलावा कुछ मेंशन भी रहता, जैसे कि हमने समुद्रगुप्त के टाइम पढ़ा उसी तरीके से हमने पढ़ा कि जो लायन स्लेयर कॉइन था उस पर सिम्हा विक्रम लिखा हुआ था। तो ये अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते थे जिससे हमको पता चलता है कि इनको और क्या डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य थे उनके कोर्ट में 9 रत्न थे, 9 जेम्स थे, जिनको अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज था और काफ़ी उन्होंने उस फील्ड के अंदर एक्सीलेंस को अचीव किया था। चंद्रगुप्त टू काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे आर्ट एंड कल्चर में और इसलिए इनके कोर्ट में 9 रत्न थे। हम इसके बाद में अकबर के कोर्ट में पढ़ते हैं 9 रत्न और इनके कोर्ट में भी 9 रत्न थे। फर्स्ट 9 रत्न जो हम पढ़ते हैं इनके कोर्ट में वो थे अमर सिम्हा। अमर सिम्हा कौन थे? एक संस्कृत लेक्सिकोग्राफर थे। इन्होंने संस्कृत के ऊपर एक डिक्शनरी लिखी थी, पोएट थे और इनके जो वर्क है, उनकी जो वोकेबलरी है वो अमर कोश नाम की एक बुक है, इसके अंदर लिखी गई है। ओके, अमर कोश अमर सिम्हा से रिलेटेड है।
और ये 9 रत्न में से एक थे। ये जो अमरकोश जो बुक है ये संस्कृत से एसोसिएटेड है। इसमें हेनोमेंस, सिनोमेंस, रूट्स, संस्कृत रूट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, काफ़ी डिटेल में संस्कृत के बारे में मेंशन है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो 9 रत्न थे वो थे धन्वंतरि, ग्रेट फिजिशियन माना जाता है इनको, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कालिदास के बारे में, इमॉर्टल पोएट एंड प्ले राइट माना जाता है इनको, इमॉर्टल माना जाता है, प्ले राइटर, पोएट। आगे अभी तब हम कल्चर के बारे में पढ़ेंगे इस समय का, और लिटरेरी वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम कालिदास के जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कालिदास। इसके बाद में कापनाका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो कि 9 रत्न में से एक थे चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में, और ये एक एस्ट्रोलॉजर थे। इसके बाद में जो नेक्स्ट 9 रत्न थे वो थे शंकु। देखिए आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई है, बट ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि एग्जाम के अंदर मैच द फॉलोइंग के अंदर 3 या 4 9 रत्न के नाम दे दिए जाते हैं, या उनके वर्क्स पूछ लिए जाते हैं, या एक्सपर्टीज या फील्ड पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किस फील्ड से एसोसिएटेड है। तो शंकु एसोसिएटेड है फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर से। इसके बाद में आते हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर इम्पॉर्टेंट है, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारी बुक लिखी है। ओके, इसके अंदर पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, ये सारी बुक्स इन्होंने लिखी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वराहमिहिर एक एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम से रिलेटेड बुक लिखते थे। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड से रिलेटेड वर्क इन्होंने किया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट 9 रत्न है वो है वररुचि। वररुचि एक ग्रामेरियन थे, संस्कृत स्कॉलर थे, इनको कात्यायन के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वररुचि को कात्यायन के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम इनकी बुक्स की बात करें, वर्क की बात करें, तो इनने प्राकृत प्रकाशन बुक लिखी थी, फर्स्ट ग्रामर बुक थी प्राकृत लैंग्वेज की, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृत प्रकाश फर्स्ट ग्रामर बुक थी प्राकृत लैंग्वेज की, जो कि वररुचि या कात्यायन ने लिखी थी। इसके अलावा वैताल भट्ट, वैताल भट्ट एक मैजिशियन थे, विक्रम वैताल वाले वैताल समझ लो आप, वैताल भट्ट। इसके बाद में घट करापरा। इसके अलावा एक और पर्सन, इसके अलावा जो नेक्स्ट 9 रत्न थे वो थे घटक करापरा। इनके बारे में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलती है हिस्टोरिकल सोर्स में, बट हाँ ये भी एक 9 रत्न में से एक थे, तो आप याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कुमार गुप्त के बारे में। कुमार गुप्त इनका रूल था 415 से लेकर 455 AD के बीच में। इनको महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने अश्वमेध सैक्रिफाइसेस करे थे। इसके पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, अश्वमेध टाइप कॉइन भी इशू करे थे और सेक्रीफाइस भी करा था समुद्रगुप्त ने। कुमार गुप्त का जो रेन था, जो इनका टाइम था, उस समय हम कंटिन्यूसली हून इन्वेजन इंडिया पे देखने लगे थे। हून्स एक ईरानियन ट्राइब थी जो कंटिन्यूसली इंडिया के ऊपर अटैक कर रही थी, और इन्हीं के अटैक्स के कारण जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हून इन्वेडर्स, इनके बारे में हम आगे और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तोरमन और मिहिरकुल ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हून इन्वेडर हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बार इंडिया पे इन्वेड करा और काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई इन दोनों इन्वेडर्स के कारण। इन्वेडर्स के साथ साथ ये जो हून इन्वेडर्स थे, इसके साथ साथ जो साउथ इंडिया के जो किंगडम्स थे उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और गुप्ता डायनेस्टी को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया। ये कॉइन इशू करते थे जिसके ऊपर इमेज थी ऑफ किलिंग अ लायन। जो हम चंद्रगुप्त टू के टाइम के कॉइन देख रहे थे वो भी कंटिन्यू थे इनके टाइम पे भी। इसके अलावा हम एक और कॉइन इनके समय देख रहे थे जिसके ऊपर कार्तिकेय का पिक्चर बना होते हैं, भगवान कार्तिकेय का पिक्चर बना होता है, जिससे हमको पता चलता है कि शायद ये भगवान कार्तिकेय के फॉलोअर थे। तो हमको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन कॉइन्स से मिलती है और कॉइन्स हमको काफ़ी सारी बातें बताते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यदि मेंस में आता है कि कॉइन्स आपको हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में किस तरीके से हेल्प करते हैं,
तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। यदि आप सोच रहे होगे कि हम ये सब चीज़ें फैक्ट क्यों याद रखें या कहाँ ये यूज़ आएंगे, तो इसी तरीके से ये यूज़ आते हैं। तब आपको एनालिटिकल वे में किसी आंसर को अप्रोच करना हो तो वहाँ पे यही सारी चीज़ें काम आती है। अब जो हम नेक्स्ट किंग है, लास्ट ग्रेट किंग माना जाता है इनको, गुप्ता डायनेस्टी का इनका रूल था 455 से लेकर 467 एडी तक। कुमार गुप्त को सक्सीड करा था स्कंद गुप्त ने। ओके, इंपॉर्टेंट है, स्कंद गुप्त भी लास्ट पावरफुल किंग माना जाता है इनको। इन्होंने टाइटल लिए थे विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त टू ने जो टाइटल लिया था विक्रमादित्य का, वो टाइटल स्कंद गुप्त ने भी लिया था। देवराज का टाइटल लिया था। इसके अलावा साकपन का भी इन्होंने टाइटल लिया था। इन्होंने जो हून इन्वेडर्स थे उनको सबड्यूस कर दिया था, उनको डिफीट कर दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हून इन्वेडर को चेक रखा इन्होंने, हून इन्वेडर्स के ऊपर चेक रखा इन्होंने, और हून इन्वेडर्स को कभी भी इंडिया के अंदर एंटर नहीं होने दिया स्कंदगुप्त ने। तो स्कंदगुप्त ने काफ़ी ब्रेवली हुन्स को फेस किया और इनके फादर का जो पावर और ग्लोरी था इसको ये वापस लेकर आए। तो ये लास्ट ग्रेट किंग माने जाते हैं। यदि हम इनके समय की बात करें तो इन्होंने 4 तरीके के गोल्ड कॉइन, 4 तरीके के सिल्वर कॉइन इशू करे थे। इनके बारे में हमको काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन भीतरी इंस्क्रिप्शन से मिलती है, उसमें बहुत सारी बड़ाई करी गई है स्कंदगुप्त के बारे में। भीतरी इंस्क्रिप्शन यूपी में आता है, यूपी में मिलता है आपको इंस्क्रिप्शन देखने, इम्पॉर्टेंट है। इनकी डेथ हो गई, ज़्यादा लंबा रूल का टाइम पीरियड नहीं था इनका, 467 एडी के आसपास इनकी डेथ हो गई। और इनकी डेथ के बाद में जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो आने वाले 50-60 ईयर के अंदर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। उसके बाद में हम वर्धन डायनेस्टी वगैरह पढ़ते हैं, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट्स वगैरह इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक का जो टाइम पीरियड था वहाँ पे आकर जो हम देखते हैं कि एंशियंट इंडिया वाला पार्ट है वो धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगता है। वर्धन डायनेस्टी के बाद में हम देखते हैं कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और फिर अर्ली मेडाइवल वाला पीरियड्स जो इमर्जेंस ऑफ राजपूत है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड था। यहाँ तक के हमने सारे इंपॉर्टेंट गुप्ता किंग्स पढ़ लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे गुप्तास के टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी, जो अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इस बार काफ़ी सारी लोकेशन से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि गुप्तास के टाइम पे ये वर्ड यूज़ किया जाता था तो ये किस चीज़ से एसोसिएटेड था, या 3 पोर्ट सिटीज़ के नाम थे और पूछा गया था ये किसके समय की, 4 ऑप्शंस दिए हुए थे तो वो गुप्ता के टाइम की पोर्ट सिटीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम वो जो टॉपिक है उसको भी काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।